नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि आज से मेरी प्रॉपर क्लासेस जीआरसी की स्टार्ट हो रही हैं। जीआरसी लेक्चरर की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो तभी अपलोड होगी जब इसमें 10+ सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय मेरे पास टोटल सब्सक्राइबर जो हैं 578 हैं। ठीक है, तो 578, अगर 588 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, अगर आज हो गए तो कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं हुए कल तो तब तक मैं नहीं करूंगा जब तक 588 या 590 के आसपास नहीं हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका जीएस हो जाता है और दूसरा पार्ट आपका हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है आपका पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी। तो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कुछ वीडियोज़ हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तो ये आप उससे पहले कोरिलेट करने में थोड़ा आसानी होगी। तो हम देखते हैं, थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो बता रहा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, अगर आपको सिलेबस के बारे में अच्छी ठीक से जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहाँ पर सिलेबस जीआईसी के दोनों सिलेबस जीएस और पॉलिटिकल साइंस दोनों को मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और संविधान निर्मात्री सभा। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो। और अगर आपको पढ़ना है तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे आप, जैसे पीसीएस वगैरह हो गई, यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है उन सारे एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में है प्रस्तावना। सबसे पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हम लोग वीडियो पर बना चुके हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। हम जीआईसी लेक्चरर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं और उसको हम आई बटन पे शो कर देंगे, है ना। तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो जो वीडियो आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए हैं बनी हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट है प्रमुख विशेषताएं, यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को जिक्र हम करेंगे, उसके लिए जो कि एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है और ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की, और ये है 6ठा संस्करण। ठीक है, तो ये जो मैंने नोट्स तैयार की है ये इसी से तैयार की है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। जितना निचोड़ निकाल सकता था मैंने निकाल लिए, सारे फैक्ट्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पैरा है उसमें लक्ष्मीकांत जी कहते हैं संविधान के प्रमुख संशोधन वो मानते हैं। प्रमुख संशोधन इस बेस पे मान रहे हैं कि जो संविधान में ढांचागत परिवर्तन होता है, यानी उसके मूल ढांचे पर कहीं ना कहीं एक तरह से वार किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है, उसके तहत 7वां संशोधन है, 42वां संशोधन है, 44वां संशोधन है, 73वां और 74वां संशोधन है, 97वां संशोधन है और 101वां संशोधन है ना। इसको हम प्रहार नहीं कर सकते, कह सकते ये कह सकते कि हाँ, जिससे संविधान के ढांचे में कहीं ना कोई परिवर्तन आया है, चाहे थोड़ा बहुत आया हो चाहे बहुत ज़्यादा आया हो। जैसे हम 42वें संविधान संशोधन को लेते हैं तो उसको क्या कहा गया है, इतना ज़्यादा उसमें संशोधन कर दिया गया है कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का ही नाम दे दिया गया लोगों द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो यहीं पर से एक क्वेश्चन आपको मिल गया एक, तो कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। हाँ, ये इसमें है। उसके जस्ट बाद इन्होंने 42वां संविधान संशोधन का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद आता है जो 42वां संविधान संशोधन था, सन भी याद कर लीजिएगा। ठीक, इसमें संशोधन हुआ 1976 में। एक केस हुआ केशवानंद भारती, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं हालांकि, लेकिन एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। केशवानंद भारती जो वाद आया था, इसको हमेशा कहा जाता है मूल ढांचा
ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन आएगा मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है, या किस वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? तो वो था केशवानंद भारतीवाद। ठीक, ये था 1973। जिस दिन केशवानंद भारतीवाद 1973 आता है उसी के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है, जिसके तहत मूल ढांचे को छुआ नहीं जाता। मूल ढांचे में हालांकि परिवर्तन बहुत सारा किया गया है, इतना परिवर्तन किया गया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, उसको कह दिया गया ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले उतने परिवर्तन संशोधन नहीं किए गए थे एक साथ, न उसके बाद आज तक उतने संशोधन एक साथ किए गए हैं। ठीक है, तो ये केशवानंद भारती की ही देन थी। तो केशवानंद भारतीवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि उस केशवानंद भारतीवाद मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? केशवानंद भारती, बनाम केरल राज्य, है ना। बनाम केरल राज्य को याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको केशवानंद भारतीवाद याद रखने की ज़रूरत है। इसने किसका सिद्धांत दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। और उसी के जस्ट बाद 1973 आप सन को कोरिलेट कर सकते हैं। 1973 में हुआ, 1976 में फिर क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं। यहाँ आपको अभी एक क्वेश्चन मिला है, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था ये संशोधन। इन संशोधनों में मुख्य बातें जो हैं आप कहीं से, आपके पास जो भी बुक हो उनमें से ढूंढ के कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा होगा तो हम आपको फ़ोटो खींच के लगा कर दे देंगे। ठीक है, या हम किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे इन सब बातों पर। इसके बाद आता है संविधान की प्रमुख विशेषताएं इन्होंने क्या कौन सी बताई हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है विभिन्न स्रोतों से लिया गया। इसी के आधार पर लोग इसको क्या कहते हैं? उधार का थैला वगैरह नाम देते हैं। ठीक है, तीसरा है नम्यता, अनम्यता, नम्यता में समन्वय। ठीक है, अभी हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने विशेषताएं बताई लक्ष्मीकांत जी ने। एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण। अगला इन्होंने बताया सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप। उसके बाद इन्होंने बताया है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अगर राइटिंग ना समझ में आए तो मेरी आवाज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका।
अगला है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, और इसी के साथ हम जोड़ दे रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके बाद आता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। अगला पॉइंट है स्वतंत्र निकाय। अगला पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान। ये धा है। त्रिस्तरीय सरकार, ठीक। और बिल्कुल लास्ट है सहकारी समितियां। लक्ष्मीकांत के अनुसार इन आधारों पर भारत के संविधान को हम विशेषताएं बता सकते हैं। भारत का संविधान किन किन आधार पर विशेष है या अलग है। ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है किसका, भारत का। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, ठीक है। इसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने बैठ के नहीं बनाया है, इसको विभिन्न स्रोतों से ले लिया गया। किसी देश के किसी न किसी देश के संविधान से कुछ ना कुछ पार्ट उठा के ले लिया गया है अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। अपनी भौगोलिक, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, विभिन्न संविधानों से जो जो हमारे लायक था उसको मैंने ले लिया है। फिर है अनम्यता नम्यता, यानी लचीला और कठोर में समन्वय। यानी हमारा संविधान कैसा है, ना बहुत ज़्यादा लचीला है, ना बहुत ज़्यादा कठोर है। इतना कठोर नहीं है कि कानून में संशोधन करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़े, और इतना सरल भी नहीं है कि कोई भी उसको जब चाहे संशोधित कर दे। अगला है एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण, यानी हमारा संविधान ना तो एकात्मक संविधान है और ना ही संघात्मक है, ठीक है। ये क्या है, एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण धारण करता है। सरकार का संसदीय रूप, हमारे यहाँ जो सरकार है वो उसका रूप कैसा है, संसदीय है, अध्यक्षात्मक रूप नहीं, संसदीय रूप है, सॉरी। अध्यक्षीय, ठीक है। सरकार का जो है अध्यक्षीय रूप नहीं है, हमारे यहाँ कौन सा रूप है, संसदीय रूप चलता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, यानी हमारे यहाँ सिर्फ संसदीय संप्रभुता नहीं दी गई है, संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी दी गई है, ठीक है। इन दोनों में क्या किया गया है, समन्वय बैठाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। हमारे यहाँ की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है, यानी चलिए अभी बताएंगे। एकीकृत है और स्वतंत्र है। ये विधायिका और चलिए विधायिका से कुल मिला के बंधी नहीं है, या इसका विधायिका से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका ना, विधायिका ही
हमारी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका या विधायिका या कार्यपालिका से बंधी हुई नहीं है, ये स्वतंत्र न्याय है। ठीक, न्यायपालिका स्वतंत्र अपने आप में। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है हमारे संविधान में, यानी यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, यहाँ के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य बताया गया है और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। ये कौन कह रहा है? हमारा संविधान कह रहा है। यानी हमारे संविधान की विशेषता क्या है? इसने कह दिया कि भारत किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं, एक ऐसा देश है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, उसके बाद आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यहाँ के लोग जो कार्यपालिका और विधायिका को चलाने वाले लोग हैं वो कैसे चुने जाएंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चयनित होंगे, चुने जाएंगे, चयनित नहीं होंगे, चुने जाएंगे। एकल नागरिकता, यहाँ की नागरिकता कैसी है? एकल है, यानी यहाँ के लोग पूरे राष्ट्र की एकता कैसी होगी? सिर्फ एक होगी। ठीक है, राज्यों की अपनी नागरिकता नहीं होगी। हालांकि अभी तक स्वतंत्र निकाय, ठीक है, कुछ स्वतंत्र निकायों का निर्माण किया गया है जिससे के द्वारा लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, विधायिका या क्या कार्यपालिका लोगों पर हावी ना हो सके। या फिर उसके बाद आता है आपातकालीन प्रावधान। हमारे यहाँ अगर किसी राज्य में कोई ऐसी व्यवस्था होती है या ऐसा कुछ होता है जिससे हमारे यहाँ का वित्तीय या राष्ट्रीय आपातकाल टाइप का कुछ ऐसा होता है, जो दंगे वगैरह हो जाते हैं, किसी का आक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए आपातकालीन प्रावधान का भी हमारे यहाँ किया गया है। त्रिस्तरीय सरकार, यानी सरकार का स्तर कैसा है? 3 स्तर पर है सरकार। ठीक है, अगला है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों का भी हमारे यहाँ जिक्र है। अब चलिए एक एक पर हम आराम से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सबसे लंबा और लिखित संविधान पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये मैं कहीं अपने अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो लक्ष्मीकांत जी ने लिखा है बस मैं वहीं से लेकर आपको बता दे रहा हूँ, आपका समय बचा रहा हूँ। जो आप 3 घंटे पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत जी को बैठ के, वो आपको बस आधे 1 घंटे में बता के ख़त्म कर देंगे। इसमें से आपके काम का कितना है, चलिए देखते हैं। लंबा और लिखित संविधान, पहली बात तुम देख लेते हैं संविधान कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लंबा और लिखित संविधान के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया लक्ष्मीकांत जी ने? संविधान को डिवाइड करके बताया है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। ठीक है, जो लिखित संविधान है वो कहाँ का है? अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित है। अलिखित कहाँ का है? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए अलिखित संविधान किस देश का है? कई सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें ब्रिटेन दे देगा। ठीक है, पूछ लेगा लिखित संविधान किस देश का है? कई सारे ऑप्शन देगा, अमेरिका दे देगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, चूँकि हमारे यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की चर्चा नहीं की गई है, लिखित अलिखित संविधान की चर्चा नहीं की गई है, तो क्वेश्चन पूछ कैसे लिया गया? ये कहाँ से आ गया? सबसे लंबा और लिखित संविधान जैसे मैंने बात की, तो इसको लक्ष्मीकांत जी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब ये लिखित संविधान, भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान यहाँ से नहीं लिया गया। भारत का संविधान कहाँ से? लिखित संविधान। यानी संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान अमेरिका का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। अब इसमें देख लेते हैं, सॉरी अलिखित मैं कह रहा हूँ, भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अब बात कर लेते हैं, मूलतः संविधान में
3 चीज़ें हमको दी गई थी। सबसे पहले दिए गए थे, पहले हम बात कर लेते हैं भाग, 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे, और अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे, और अनुसूचियाँ 8 थीं। भाग और अनुसूचियों के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी हम आपके जीआईसी के उसमें डाल देंगे। चूँकि आपका भाग और अनुसूचियाँ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे, भाग और अनुसूची नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। किसी न किसी बहाने या तो अनुसूचित क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो भाग से पूछ लेगा, या दोनों में से कहीं पूछ ले, है ना। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 या 3 मिनट का टॉपिक है, आराम से ख़त्म कर लीजिएगा उसको। फिर उसके बाद आते हैं वर्तमान। मैंने कहा चूँकि इसमें कई संशोधन हो चुके हैं, तो कई संशोधनों के बाद अब जो आपके पास संविधान है उसमें अभी भी देखने पे 22 ही भाग हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, बाद में जोड़ा गया, तो उसको 5वां छठा नहीं किया गया, या उसको 23वां नहीं किया गया, उसको क्या कर दिया गया, 4 का के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब जब हम देखेंगे तो लास्ट में हमको 22 भाग ही देखने में मिलेंगे। लेकिन जो अगर हम गिनती करके देखेंगे, गणना के तौर पर देखेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने इस समय भाग हैं, 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, वैसे भाग पूछे, भाग संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 ही भाग हैं, है ना। गणना के आधार पर 25 भाग हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद का भी सेम सिस्टम है, 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन जोड़े गए हैं, घटाए गए हैं, कुछ हटाए गए हैं, कुछ जोड़े गए हैं। जोड़ गांठ करते करते इस समय कितने हैं आपके, 470 के आसपास अनुच्छेद हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 ही लगाना है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो भाग 4 का के अंतर्गत जोड़े गए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं सब, 51 का। अब कोई इसमें अलग से नहीं जोड़ा गया है, जो 51 था उसी के आगे हमने क्या कर दिया है, 51 का लगा दिया है। इसी तरह हम कई सारे संशोधन करते चले आए हैं। ठीक है, और उनमें हमने क्या किया, का, खा, गा, इंग्लिश में ABC करके हम क्या करते हैं, सब आर्टिकल जोड़ के उसको नया आर्टिकल बना देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद बताया है संविधान के लंबा और विस्तृत होने के 4 कारण इन्होंने बताए हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताई है कि जो सबसे लंबा संविधान है उसके सबसे पीछे, उसके पीछे का रीज़न सबसे पहला जो है भौगोलिक कारण है। क्योंकि भारत का विस्तार और यहाँ की विविधता बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के संविधान को इतना लंबा लिखना पड़ा। क्योंकि आप इधर पूर्वोत्तर राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ की कल्चर संस्कृति एक हो गई, वहाँ का भौगोलिक अलग है। इधर हम साउथ में चले जाएंगे, वहाँ का अलग है, इधर हम नॉर्थ में चले जाएंगे, उधर का भी अलग है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, इसलिए संविधान बड़ा हो गया है। उसके बाद कहते हैं ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या? चूँकि जो संविधान सभा में लोग बैठे थे वो सभी उस समय आया था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा संविधान था और लगभग इसी से सारे ले लिए गए थे, है ना। ज़्यादातर आर्टिकल इसी से उठा लिए गए थे, लगभग 250 के आसपास आर्टिकल सीधे 1935 से उठा लिए गए थे। कुछ सीधे उठाए गए थे, कुछ थोड़ा बहुत माइनर था उसमें चेंज करके उनको सीधे क्या कर लिया गया, अपने संविधान में रख लिया गया। दूसरा कारण विस्तृत होने का क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। तीसरा कारण एकल संविधान, चूँकि भारत का और उसके राज्यों का दोनों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं बना हुआ है, इसलिए ये विस्तृत हो जाता है। अगर राज्यों के अलग संविधान होते, भारत के अलग संविधान होते, तो शायद संविधान का साइज छोटा होता।
उसके बाद इनका सबसे बड़ा रीज़न है, चूँकि संविधान सभा में जो लोग थे वो कानून या संविधान विशेषज्ञ थे, ठीक है। संविधान सभा में जितने, संविधान निर्मात्री सभा में जितने लोग थे उनमें क्या था, कानून विशेषज्ञों की अधिकता थी, यानी कानून विशेषज्ञ उसमें पूरी तरह से कानून विशेषज्ञ भरे थे, जिसके कारण क्या हुआ, संविधान को बड़ा हो गया, संविधान को बड़ा नहीं, संविधान बड़ा हो गया, है ना। क्योंकि 10 विशेषज्ञ जहाँ बैठे होंगे वहाँ चर्चाएं भी ज़्यादा मात्रा में होंगी, है ना, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत जी बताते हैं, ये 4 कारण है संविधान के बड़े होने का, लिखित संविधान के इतना बड़ा और विस्तृत होने का सबसे इन 4 कारणों को उन्होंने बताया है। एक बार आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पहला है भौगोलिक कारण, आ सकता है पेपर में, कहा नहीं जा सकता, भौगोलिक कारण, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया विविधता और भारत की विविधता और भौगोलिक, है ना, विविधता और विस्तार। भौगोलिक कारण क्या है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और विविधता भी उतनी ही ज़्यादा है। दूसरा इन्होंने बताया है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में इन्होंने क्या बता दिया है, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। तीसरा कारण इन्होंने क्या बता दिया है, एकल संविधान, चूंकि केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है इसलिए ये बड़ा हो गया। चौथा इन्होंने बताया है, यहाँ पर क्या था, कानून विशेषज्ञों की प्रधानता थी, संविधान विशेषज्ञ कह लीजिए या कानून विशेषज्ञ कह लीजिए, इनकी प्रधानता थी। ये क्या है कि प्रधानता थी, यानी ये ज़्यादा मात्रा में थे, है ना। तो ख़त्म होता है, पहला पॉइंट इनका ख़त्म होता है। सबसे लंबा और लिखित संविधान के अंतर्गत इन चारों को आप लिख सकते हैं। हाँ, एक कोट आता है, कोट आपसे पूछा जा सकता है, अंबेडकर जी का कोट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ऐसा अंबेडकर जी का कथन है, ठीक है। कई लोगों ने दोषारोपण किया, ये जो संविधान बनाया है आपने, ये तो उधार का थैला है और ऐसा है वैसा है। जिस समय आलोचना हो रही थी उस समय उन्होंने ये चीज़ कही कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ठीक है। तो ये किसका कथन है, ये है अंबेडकर जी का कथन। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमने बताया था तीसरा है अनम्यता और नम्यता का समन्वय। अनम्यता और नम्यता का समन्वय, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नम्य का मतलब होगा लचीला, अनम्य का मतलब होगा कठोर। अब नम्यता ऐसा संविधान जिसको आसानी से आसान संशोधन प्रक्रियाओं द्वारा उसमें संशोधन कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नम्य संविधान। अनम्य संविधान जिसमें किसी विशेष प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही उसमें संशोधन हो सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान। ये संविधान कहाँ पर है, अमेरिका में, पूछा जा सकता है, अमेरिका में है। जो कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। और जो लचीला संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ अपनाई जाती है, ब्रिटेन में। ये वाली जो नम्यता है ये भारत में क्या है,
ये ऐसे चलता है कि जितने लोग सभा में बैठे हैं उतने लोगों को क्या किया जाएगा, इसको कहते हैं सामान्य बहुमत प्रक्रिया, है ना, सामान्य संशोधन प्रक्रिया। इसके साथ तहत क्या किया जाता है, जितने लोग संसद में बैठे होते हैं उसमें से सबकी वोटिंग कराई जाती है, जिस पर बहुमत प्राप्त होता है वो सीधे सीधे संशोधन मान लिया जाता है। ठीक है, इस पे हम तब अभी जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे किन किन आर्टिकल्स पे ये सब लागू होते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा है अमेरिकी संविधान। ये जो कठोरता वाला संविधान है भारत में, ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। चूंकि अनुच्छेद 368 क्या करता है, ये एक निश्चित प्रक्रिया बताता है कि आप इन प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे तब जाके ये संविधान संशोधन हो सकेगा। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा हम संविधान संशोधन के तहत इन दोनों की चर्चा करेंगे और उसमें विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से संशोधन को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, कितना हो गया आपका। तो भारत में क्या है, ये दोनों प्रक्रियाओं को साथ में लेकर चल रहा है। भारत क्या कर रहा है, इन दोनों प्रक्रियाओं को साथ में लेकर चल रहा है। सामान्य संशोधन से यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है, वहीं यहाँ पर क्या किया जाता है, विशेष प्रक्रिया द्वारा भी संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक, यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ का जो संविधान संशोधन है उसमें क्या है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण। एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण। ठीक, पहले आप ये समझ लीजिए एकात्मक लक्षण क्या होते हैं, दो तरह के चलिए छोड़िए। हाँ, किसी देश की व्यवस्था दो तरह से बांटी जा सकती है। पहली होती है एकात्मक और दूसरी होती है संघात्मक। एकात्मक क्या होती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या कहो, पूरी शक्ति किसी एक में निहित हो, यानी केंद्र में निहित हो, उसे हम एकात्मक लक्षण कहेंगे। संघात्मक लक्षण क्या कहेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियां बटी हुई हों। ठीक, ठीक है, एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण है। तो हम देखते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए दो तरह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एकात्मक लक्षण आपको लेकर चलना पड़ेगा, तो संघात्मक लक्षण को लेकर चलना पड़ेगा। एकात्मक लक्षण क्या करता है, ये केंद्र को पूरी शक्ति दे देता है, अब जो करना है वो केंद्र करेगा। संघात्मक में क्या है, ये केंद्र और राज्य में बांट देता है शक्तियों को। ठीक है, अब देखते हैं भारत में एकात्मकता के साथ संघीय लक्षण कैसे देखने को मिलता है। जो भारत में एकात्मक संघीय लक्षण जो देखने को मिलते हैं, लक्ष्मीकांत जी के अनुसार हम बता देते हैं आपको। इन्होंने कहा है संघीय लक्षण दो सरकार। ठीक, संघीय लक्षण का मतलब क्या हुआ, हमने शक्तियों को बांट दिया, शक्तियों का बंटवारा। सीधे सीधे इसको समझ लीजिए शक्तियों का बंटवारा। जहाँ पर हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, विकेंद्रीकृत कर दिया, यानी शक्तियाँ विकेंद्रीकृत हो गई, वो कैसा हो गया, संघात्मक लक्षण हो गया, है ना। अब देखते हैं जो भारत के संविधान में जहाँ जहाँ शक्तियों का बंटवारा हमको देखने को मिलेगा, वो कैसा लक्षण हो जाएगा, संघीय लक्षण या संघात्मक लक्षण। देखिए कौन कौन से लक्षण है, दो सरकारें बनती हैं, एक बनती है केंद्र में, एक बनती है राज्यों में, वो कैसा लक्षण हो गया, संघात्मक, शक्तियाँ बढ़ गई।
राज्य की अलग शक्ति हो गई, केंद्र की अलग शक्ति हो गई। शक्ति विभाजन, वही जो मैंने बताया, दो सरकारें बनेंगी, दोनों सरकारों की शक्तियां अलग अलग होंगी, जिन पर केंद्र सरकार फैसला करेगी, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जिसमें राज्य सरकार को करना है उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है। बाकी इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसके पहली वीडियोज़ में। लिखित संविधान है ना, यानी संघात्मक क्या होता है, संविधान लिखित होना चाहिए। इसका एक लक्षण है, संघात्मक का लक्षण है लिखित संविधान। यही डिसाइड करेगा कि शक्तियां, कौन सी शक्तियां किसके पास होंगी। संविधान की कठोरता, चूंकि मैंने बताया संविधान की कठोरता क्या है कि संशोधन प्रक्रिया डिसाइडेड हो। हमारे यहाँ डिसाइडेड है अनुच्छेद 368 के तहत कौन कौन से किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र हो, यानी यहाँ पर क्या हुआ, विधायिका के कार्य अलग हैं, न्यायपालिका के कार्य अलग हैं, दोनों एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। इसीलिए क्या हुआ, दोनों की शक्तियां बढ़ गई, यानी संघात्मक लक्षण आ गए। द्विसदनीयता, दो सदनों का निर्माण होता है, एक होती है उच्च सदन, एक होती है निम्न सदन। जो उच्च सदन का कार्य और निम्न सदन क्या करेगी, दूसरा वो उसके कार्य दोनों के अलग अलग हैं, है ना। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हम शक्तियों का बंटवारा कर देंगे या शक्तियों को बांट देंगे, वहाँ पर संघात्मक लक्षण हो जाएंगे। अब देखते हैं भारत में किस जगह पर हमें एकात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखिए, सशक्त केंद्र, हम जब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जाते, 7वीं सूची में देखते हैं, 7वीं सूची में क्या, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची किस में किस बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, समवर्ती सूची में राज्य सूची, संघ सूची में संघ अपना बनाती है नियम कानून, राज्य में राज्य अपना नियम कानून बनाती है, समवर्ती में दोनों अपना नियम कानून बनाते हैं। लेकिन जब दोनों में द्वंद्व होता है तो हमेशा संघ अपने भारी पड़ जाता है। ठीक है, यानी अगर दोनों में द्वंद्व होगा किसी कानून को लेकर तो संघ, केंद्र सरकार की कानून पास हो जाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। ठीक है, तो इस मामले में कहाँ पर आ गया, एकात्मकता की ओर झुक गया। उसके बाद आ जाता है एक संविधान। चूंकि पूरे भारत के लिए कैसा संविधान है, एक संविधान है। अगर भारत के लिए अलग होता और राज्य के लिए अलग होता तो ये कौन सा लक्षण हो जाता, संघात्मक लक्षण। लेकिन चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है तो ये कैसा लक्षण हो जाएगा, एकात्मक लक्षण। एकल नागरिकता, यानी राज्य की अलग नागरिकता नहीं है, केंद्र और राज्य की सिर्फ एक ही नागरिकता है। और इससे क्या होता है, ये एक ही तरफ हो जाता है ना। अमेरिका की तरह नहीं है कि वहाँ पर राज्यों के लिए अलग आपको नागरिकता लेनी पड़े और देश के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़े। वहाँ पर वो कहाँ पर चला जाएगा, संघात्मक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य की एक ही नागरिकता है, इसलिए कैसा हो, एकात्मकता की ओर तुरंत इसका झुकाव हो जाता है। संविधान का लचीलापन, जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ होता है तो केंद्र का झुकाव किधर हो जाएगा, संशोधन वगैरह कुछ भी होगा तो झुकाव उसका एक ही तरफ हो जाता है, केंद्र की ओर। तो एक ऐसा हो जाता है आपका, यहाँ पर एक ऐसा दिखने लगता है, एकात्मक दिखने लगेगा। वैसे आपको नॉर्मल कैसा दिखेगा, संघात्मक दिखेगा। संविधान का लचीलापन, यानी संविधान का जो संशोधन है वो हमेशा केंद्र की ओर झुका होता है। जब केंद्र जोर लगाएगा, केंद्र और राज्य में दोनों में लड़ाइयाँ होंगी तो ये किसकी ओर झुक जाएगा, केंद्र की ओर झुक जाएगा। इसलिए क्या हो जाता है, ये एकात्मक लक्षण के एक को लक्षण की ओर झुक जाता है। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है, नीचे शुरू होती है लोक अदालतें, फिर उसके बाद जिला अदालतें, लोक अदालतें, फिर होता है उच्च न्यायालय और फिर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को अपनी निगरानी में रखता है और उच्च न्यायालय बाकियों को अपने निगरानी में रखते हैं। तो क्या हो गया, ये शक्तियाँ बढ़ती गई, ये ऐसे चल रहा है। यहाँ पर बैठता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर है हाई कोर्ट और यहाँ पर है आपके सेशन कोर्ट वगैरह। ठीक है, इसको SC नहीं लिखेंगे, सेशन कोर्ट वगैरह मान लीजिए, जो आपके जिला और सत्र न्यायालय होते हैं उनकी बात की जा रही है ना। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती जा रही हैं। तो ये कैसा लक्षण है, एकात्मक लक्षण। उसके बाद क्या देखते हैं हम,
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र क्या करता है, राज्यों में निगरानी रखने के लिए किसको भेजता है, राज्यपाल को भेजता है कि जहाँ पर भी तुमको ना समझ में आए तुम तुरंत वहीं पर कानून को रोक देना और मेरे पास संदेश भेज देना। ठीक है, तो एक ऐसा लक्षण हो गया, एकात्मक लक्षण हो गया, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, केंद्र द्वारा राज्यों पर निगरानी की जा रही है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं, IAS, PCS, IFS, ये सब कैसी हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। इनके थ्रू क्या करता है, केंद्र अपनी तरफ से भर्तियां खुद करता है, सब कुछ खुद करता है, लेकिन काम कहाँ करवाता है, राज्यों में काम करवाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो क्या करता है, एकात्मकता की ओर झुक जाता है। जो आपके अखिल भारतीय सेवक होते हैं वो क्या करते हैं, वो केंद्र के इशारों पर चलते हैं, जो केंद्र कहेगा वो वही करेंगे, और काम कहाँ करते हैं, राज्य में करते हैं। जाहिर सी बात है, इनके कहने पर काम करेंगे, केंद्र के कहने पर काम करेंगे, और राज्य में काम करेंगे, तो उनका झुकाव किसकी तरफ होगा, केंद्र की तरफ। तो ये कैसा लक्षण हो जाता है, एकात्मक लक्षण हो जाता है। और उसके बाद आपातकालीन प्रावधान में क्या होता है, जब भी कभी आपातकाल की स्थिति आती है, संपूर्ण शक्ति कहाँ चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है, सारी शक्ति इकट्ठी होकर केंद्र के पास चली आएगी, और ये कैसा लक्षण हो जाएगा, तुरंत एकात्मक लक्षण हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपातकाल लगेगा, वैसे ही सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाएंगी, और ये तुरंत एकात्मक लक्षण को उसके बाद आखिरी जो लाइन वो कहते हैं, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, संविधान में किस अनुच्छेद में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, 3-4 अनुच्छेद लिख देगा, लास्ट वाला ऑप्शन रख देगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको क्या लगाना है, इनमें से कोई नहीं, या एक ऑप्शन रख सकता है, संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लक्षण भले आपको दिखते हैं, लेकिन कहीं पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, इसको जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं सरकार कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की। पहली होती है संसदीय प्रणाली, दूसरी होती है अध्यक्षीय प्रणाली। ये धा है अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है, वो विधायिका से बनती है। ठीक है, विधायिका ही कार्यपालिका का निर्माण करती है। और जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है, उसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों का चुनाव अलग अलग होता है। ठीक है, संसदीय में क्या होगा, इसी विधायिका से कार्यपालक चुने जाएंगे, विधायिका से ही कार्यपालिका चुनी जाएगी। इसमें क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं। ठीक है, अध्यक्षीय में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होंगे, संसदीय में क्या होता है, इसी विधायिका से कार्यपालिका चुनी जाती है। बस इतनी सी बात है। अब हम इसको आगे समझते हैं, सरकार का संसदीय रूप। देख लेते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ पर है, अमेरिका में। इन सब क्वेश्चंस को याद करते जाइएगा। क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिका में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है, ब्रिटेन में अपनाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है, या संसदीय प्रणाली अपनाने वाला देश कौन सा। 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ब्रिटेन होगा, भैया ब्रिटेन पे टिक लगा देना। अब इसी संसदीय प्रणाली को क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर
रूप, इनके अलग अलग नाम देख लीजिएगा। संसदीय प्रणाली को ही वेस्टमिंस्टर रूप कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर रूप। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, ये सारे नाम इनको संसदीय प्रणाली को दिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, क्योंकि किसमें क्या होता है, विधायिका से ही कार्यपालिका यानी मंत्री चुने जाते हैं, वही मंत्री क्या करते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय सरकार। और ये मंत्री में से एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है जो इनकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, बस इस संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। उत्तरदायी क्यों, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर जो भारत में है, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता, प्रश्न आ सकता है इनमें से छाटिए कौन सा भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो आप इन विशेषताओं को नोट डाउन कर लीजिए। वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक, वास्तविक व नाम मात्र का कार्यपालक हमारे राष्ट्रपति महोदय। बहुमत दल की सत्ता, सत्ता किसकी होगी, बहुमत दल, जो अपना बहुमत साबित कर देगा उसकी सत्ता बन जाएगी। तीसरा ऑप्शन है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही, जैसा कि मैंने अभी उत्तरदायी सरकार में बताया था। विधायिका से मतलब यहाँ पर आपका क्या है, संसद है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी विधायिका में कौन होते हैं, मंत्री होते हैं। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी मंत्री कहाँ से चुने जाते हैं, विधायिका से चुने जाते हैं। ठीक है, इसके पहले जो मैंने बोला था वो शायद गलत बोला था। मंत्रियों का चुनाव कहाँ से किया जाएगा, विधायिका में से ही किया जाएगा, यानी तो इसे कहा गया विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप कौन करेगा इन सब की, पीएम या सीएम। केंद्र में होगा, संसद में होगा तो पीएम करेगा, विधानसभा में होगा या स्टेट में होगा तो कौन करेगा, सीएम करेगा। और निचले सदन का विघटन, निचला सदन यानी केंद्र में है तो लोकसभा और राज्य में है तो विधानसभा। विघटन का मतलब क्या हुआ, सरकारें गिराई जा सकती हैं, है ना। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। सरकार का संसदीय रूप, जो भारत में सरकार का संसदीय रूप है उसकी विशेषता एक बार देख लीजिएगा। ये सारी विशेषताएं हैं, इनको रट लीजिए। वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक, यानी हमारे राष्ट्रपति कैसे हैं, वो वास्तविक हैं लेकिन नाम मात्र के हैं। बहुमत दल की सत्ता, हम लोग सभी देखते हैं, जो बहुमत दल अपना साबित कर देता है वही उसी की सरकार बनती है। जैसे ही बहुमत हट जाता है वैसे वो क्या होती है, सरकार गिर जाती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही, जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। अगला है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और अगला सबसे आखिरी निचले सदन का विघटन, निचले सदन का विघटन हो जाता है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता, इसको रट लीजिए। एक नोट कर लीजिए, भारत का प्रधान निर्वाचित जबकि ब्रिटेन का उत्तराधिकारी होता है। भारत और ब्रिटेन में अगर अंतर किया जाए, चूंकि दोनों में संसदीय
प्रणाली है। तो लेकिन अंतर क्या है, तो जो भारत का प्रधान निर्वाचित होता है वो निर्वाचित होता है। चूँकि हमारा देश कैसा है, गणतंत्र है, और गणतंत्र का मतलब होता है हमारे यहाँ का जो राजा होगा, जो मेन मुखिया होगा, कैसे होगा, लोगों द्वारा चुना जाएगा, गण के द्वारा चुना जाएगा। गण यानी लोगों के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन जबकि ब्रिटेन का उत्तराधिकारी होता है, जैसे वहाँ पर क्या चलते हैं, वहाँ पर महारानी विक्टोरिया, महारानी वगैरह कैसे चल रहा है, वो एक परिवार से ही कोई ना कोई चुना जाता है। और दूसरा अंतर क्या है भारत और ब्रिटेन के संसदीय रूप में, जो संसद का, जो ब्रिटेन का संसद है वो संप्रभु है, यानी उसने जो डिसीजन ले लिया उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वहाँ का डिसीजन सर्वमान्य है। लेकिन भारत में क्या है, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अगर भारत में कोई कानून बनता है तो आपके कानूनी, आपके मौलिक अधिकारों पर कहीं ना कहीं से पटाक्षेप उस पर वार करता है, या कानूनी या आपके मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आप न्यायपालिका जा सकते हो, न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये दो अंतर हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता, वही जो मैंने अभी बात की। और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक, अब देखते हैं संसद की संप्रभुता कहाँ है। ब्रिटेन में, यानी संसद ने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा, अब इस पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ है, अमेरिका में। यानी अगर वहाँ की संसद कोई नियम या कानून बनाती है तो न्यायालय क्या कर सकती है, उसको बदल सकती है। ठीक है, अभी हम उस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन ये अमेरिका से कम है। अमेरिका से क्या है, भारत में कम है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अगर सर्वोच्च न्यायालय ने बदल दिया फैसला तो वो बदल दिया जाएगा, लेकिन भारत में क्या है, अगर न्यायपालिका ने बदल दिया है तो उसे क्या करेगी, संसद पुनः बना सकती है कानून, है ना। जैसा कि हम देखते हैं विभिन्न संशोधनों में भारत की संसद लगातार कानून बनाया करती है अगर बहुमत की सरकार रहती है तो। और ये जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, या इसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। पुनरावलोकन की शक्ति भारत में कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत को कहाँ से मिली है, अमेरिका से मिली है, लेकिन ये अमेरिका इससे ज़्यादा शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में भारत कम शक्तिशाली है, अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ये हम जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है,
दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ड आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक दूसरा शब्द होता है विधि की नियत प्रक्रिया। ठीक है, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहाँ पर है? भारत में है। ये न्यायिक समीक्षा के मामले में बता रहा हूँ मैं, न्यायिक समीक्षा या जिसे हम पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की जाती है। लेकिन जब हम न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका में करना होता है तो वो किसके, ये कहाँ पर होती है? इससे अमेरिका में होती है। विधि की नियत प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है? अमेरिका में। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है? विधायिका द्वारा जो अधिनियम या कानून तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमारे यहाँ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। अब इसमें क्या होता है कि विधायिका यानी संसद द्वारा अधिनियमित कानून, जो भी कानून बनेगा तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यानी भारत की न्यायपालिका उस पर तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब उसने प्रॉपर नियम कानून को होता ना कि किनारे रख दिया हो, किसी नियम या कानून का पालन ना किया हो, तभी उस कानून को बदल सकती है। लेकिन अगर उसने सभी नियम और कानूनों को साथ लेकर चल रहा है, जो जो नियम कानून आपके संविधान में लिखे गए हैं उनके अनुसार ही उसने संशोधन किया है या बदलाव किया है, तो फिर उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन विधि की जो नियत प्रक्रिया है उसमें क्या लिखा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार कानून उचित तथा न्यायपूर्ण हो। पहली कंडीशन क्या है? जो कानून बनाया गया है न्यायपालिका डिसाइड करेगी क्या वो उचित है, न्यायपूर्ण है, और उसके बावजूद ये भी डिसाइड करेगी कानून किसी व्यक्ति को जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं कर रहा है। भारत में क्या है? भारत में कि जो प्रक्रिया लिखी गई है संविधान में, अगर उस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है तो क्या होगा? आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और जाते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन विधि द्वारा नियत प्रक्रिया जो अमेरिका में अपनाई जाती है, उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसके द्वारा किया गया है, सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो किसी को उचित और अगर न्यायपालिका को वो उचित और न्यायपूर्ण नहीं लगता है, और दूसरी चीज़ किसी के व्यक्ति को जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहा है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उसे क्या करेगी? असंवैधानिक घोषित कर देगी उस कानून को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। संसदीय संप्रभुता, ये क्या हो गया? ये कौन सा वर्ड हो गया? ये हो गया ब्रिटेन से, संसदीय संप्रभुता। ठीक है, इसके मामले में भारत ब्रिटेन से कमज़ोर है, और न्यायिक सर्वोच्चता में भी भारत क्या होता है? अमेरिका से कमज़ोर है। लेकिन ये दोनों कमजोरियां क्यों आती है? क्योंकि इसने क्या किया है? इंडिया ने इन दोनों में समन्वय बिठाने की कोशिश की है ना। इसको थोड़ा सा कमज़ोर करो, इसको थोड़ा सा कमज़ोर करो, और एक बीच का रास्ता निकालो। ठीक है, हमेशा कहा जाता है इस तरफ चलना और इस तरफ चलना दोनों खतरनाक हो सकते हैं, आपको बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। सही रास्ता कौन सा होता है? बीच का रास्ता होता है। ना हमको रूढ़िवादी बनना है, ना पूरी तरह से आधुनिक बनना है। हमें क्या बनना है? हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ये हो गई हमारी इसकी बात। अब इसमें लक्ष्मीकांत जी ने एक बात और कही है, भारत में जहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा शक्ति से संसद कानूनों को असंवैधानिक कर सकती है। समझिएगा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा शक्ति, जो अभी तक मैंने समझाया, से संसद कानूनों को असंवैधानिक कर सकती है। लेकिन शर्त क्या थी? कि वो संविधान के जो प्रॉपर नियम कानून संविधान में लिखे गए हैं उसके
इतर है तो, है ना, अगर उसको फॉलो करके नहीं किया गया तभी ये हो सकता है। फिर उसके बाद वही संसद की सर्वोच्चता के बारे में क्या कह रहा है, वही संसद संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान संशोधन कर सकती है, यानी अगर उसका बहुमत है तो क्या करती है, संविधान के बड़े से बड़े भाग में संशोधन कर सकती है। नियम क्या है, 2/3 जब हम संशोधन प्रक्रिया आपको 368 के तहत समझाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इसके बाद कई सारी बातें आती हैं। मौलिक अधिकार, हाँ, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र, इसमें कुछ समझना नहीं है लेकिन हम समझा देते हैं थोड़ा। इसको हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अभी ऐसे ही समझ लेते हैं। एकीकृत का मतलब हुआ कि ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट बैठता है, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट है, और यहाँ पर आपके क्या हैं, जिला और सत्र न्यायालय हैं, जिला और सत्र न्यायालय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एकीकृत न्यायपालिका है। और स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों है, क्योंकि वो विधायिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। बाकी इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करेंगे, है ना, इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी। अब उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के लिए हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी इसमें चर्चा करने का मतलब है वीडियो को फालतू में बेवजह बढ़ाना। उसके बाद आता है DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जब हमारे लक्ष्मीकांत जी लिखते हैं तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स का प्रयोग किया है, उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, भारत की विशेषता क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य से मतलब स्टेट, ठीक है, यहाँ क्या स्टेट नहीं, यूपी और पूरी कंट्री को यहाँ पर राज्य का मतलब है पूरा भारतवर्ष। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें क्या किया गया, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया सबसे पहली बार। जो सबसे पहला क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। इसमें क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्वेश्चन आएगा, धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बताइए, जो उसमें कूट करके आ जाएगा या ये करके आएगा, बताइए कौन कौन से ये बताते हैं या डिसाइड करते हैं या सिद्ध करते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। सबसे पहला 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जब मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा था, प्रस्तावना वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं समानता के अधिकार को हम ले लेते हैं। ठीक है, समानता के अधिकार में इन्होंने कौन कौन सा लिया, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 3 लिए इन्होंने, जिसमें ये है कानून के समक्ष समानता, यानी आप किसी के धर्म से रिलेट करते हो, आपको कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। दूसरा है भेदभाव प्रतिषेध, आप किसी भी धर्म जाति से हो, आपसे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव निषेध। ठीक है,
अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, यानी जब आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे या कुछ भी जो आप करना चाहते हैं उसमें आपसे कभी भी आपका धर्म और आपकी कास्ट मायने नहीं रखेगी, ठीक है। तो अगर हम समानता वाले जाएं, जब हम पढ़ेंगे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन कौन इसमें बता रहा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये 3 क्या कह रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बाद हम इसी में चले जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये क्या करती है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के को बताते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है किसी धर्म को मानने और अपनाने का आपको अधिकार है पूरी तरह से। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपके पास है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म विशेष प्रचार आदि के लिए बाध्य नहीं है, आप किसी भी धर्म विशेष प्रचार के या उसमें अनुदान आदि के लिए आप बाध्य नहीं है, कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। 28वां कहता है सरकारी या शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, कोई भी धार्मिक निर्देश किसी भी सरकारी विद्यालय में नहीं दिए जाएंगे। फिर अनुच्छेद 29 कहता है भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, या आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब अगला अनुच्छेद क्या आ गया? अनुच्छेद 29। फिर आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी आप जिस उसके चाहें आप शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन का अधिकार भी अपने पास रख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ये सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये प्रस्तावना में इसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 44, और कौन सा है आपका बच्चा? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी भारत में ये जो अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत में सबके लिए समान कानून होने चाहिए, समान नागरिक संहिता। हालांकि अभी तक भारत में लागू नहीं हुई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को ये बताया गया है कि राज्यों को अनुच्छेद 44 अपने यहाँ लागू करना चाहिए, यानी सभी के लिए समान संविधान, समान कानून बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप समझ लीजिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ से पता चलता है, किस किस आर्टिकल से ये पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहला तो 42वां संविधान संशोधन करके जब इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, किसमें? प्रस्तावना में। उसके बाद हम देखते हैं मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16 ये क्या कहते हैं? कानून के समक्ष समान है, यानी किसी भी धर्म से कब आप संबंधित हो लेकिन कानून आपके लिए समान है। आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो लेकिन आपके साथ अवसर की समानता हमेशा होगी, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद 25 बताता है आपको किसी धर्म को मानने और ना मानने का अधिकार आपका अपना खुद का है। अनुच्छेद 26 बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप जैसा प्रबंधन करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें नहीं कर सकते। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म विशेष प्रचार आदि के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी भी समुदाय द्वारा, किसी भी धर्म द्वारा, किसी भी धर्म उसके द्वारा आपको कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता है, नहीं तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। फिर अनुच्छेद 28 कहता है कि धर्म विशेष सरकारी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, किसी भी सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 29 कहता है भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा, यानी जो अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 कहता है भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सबको है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार, चाहे आप जिस धर्म से संबंध रखते हो आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 44 ये सीधे सीधे कहता है कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो ये इतने सारे हो गए कानून आपके पास। आर्टिकल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आर्टिकल प्लस ये प्रस्तावना, ये हमें बताते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसमें था सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौम का मतलब चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, सबको अधिकार है मत देने का। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ष 1989 यानी 89 में 61वां संशोधन, इस 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि 21 वर्ष से 61वें संविधान, इसके पहले क्या था 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद क्या कहा गया 21 वर्ष की जगह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिल सकता है कि किस संशोधन के तहत वोटिंग का अधिकार 21 से घटाकर 18 की गई, तो वो आपका कौन सा था 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था 1989 में होता। अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 21 से 18 वर्ष जब मताधिकार आपका किया गया तो उस समय कौन सा सन था, तो 1989 था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्वतंत्र निकाय, है ना। इसमें आपके लिए जानने के लिए बस इतना ही था। फिर हम लोग देखते हैं स्वतंत्र निकाय, भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के स्तंभ। स्वतंत्र निकाय क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्वतंत्र निकाय क्या है, भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के स्तंभ कहलाते हैं। यानी भारत सरकार एक तरह से हावी ना हो जाए और लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए क्या होता है स्वतंत्र निकाय का निर्माण किया गया है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं जरा हम लोग देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग, दूसरा आता है आपका संघ लोक सेवा आयोग, तीसरे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें काय भी कहते हैं। ठीक है, और आपके राज्य लोक सेवा आयोग आ गया, राज्य लोक सेवा आयोग। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चूंकि आपके जब हम सिलेबस में जाते हैं तो इसमें लिखा गया है भारत के एकदम लास्ट का तीसरा जो है, अंतिम तीसरा जो है, उसमें आपका निर्वाचन आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, और हाँ ठीक है राज्य लोक सेवा महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में विस्तार से उसमें चर्चा करेंगे। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो स्वतंत्र निकाय होते हैं ये विभिन्न प्रावधानों द्वारा, ये पहली चीज़ तो इनको क्या कहा जाता है, भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के स्तंभ कहलाते हैं। और ये निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य लोक सेवा आयोग, ये इनको स्वतंत्र किस होता है ना, केंद्र सरकार इन पे दबाव ना बना पाए या कोई भी गवर्नमेंट पे दबाव ना बना पाए, इसके लिए इन्हें कुछ प्रावधान के लिए किए गए हैं। तो इनके प्रावधान द्वारा संबंधित इन्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। जैसे इनके कार्यकाल की सुरक्षा है, अगर ये एक बार अपॉइंट हो गए तो ये निश्चित कार्यकाल तक बने रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता है। निर्धारित सेवा शर्तें, यानी इनकी सेवा शर्तें जितनी निर्धारित की गई हैं उतनी रहेंगी, ना घटा सकते हो आप ना बढ़ा सकते हो आप, है ना। यानी आप लालच नहीं दे सकते हो कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको ऐसी सेवाएं दे दूंगा। उसके बाद संचित निधि पर व्यय,
यानी इनके व्यय को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि भारत की संचित निधि से इन्हें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं इन्हें कहाँ से मिलते हैं? संचित निधि से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो गया था। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, नागरिकता की बात हम कर चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, नागरिकता की चर्चा हो चुकी है। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपातकालीन प्रावधान, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में 368 अलग से दिया गया है, ठीक है। और इसकी वीडियो आपके पास बहुत जल्द आएगी। मूल अधिकार, हाँ, इसके बाद हम मौलिक अधिकार पर वीडियो बनाएंगे, फिर डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य पर बनाएंगे। उसके जस्ट बाद तीसरा जो वीडियो होगी आपकी किस पे होगी? संविधान संशोधन पर होगी, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, संविधान संशोधन पर होगी। और आपातकालीन प्रावधान भी इसमें शायद है। हाँ, जब हम संगीत तीसरा चौथा पॉइंट जब हम देखते हैं तो उसमें आपात उपबंध की बात की गई, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। त्रिस्तरीय सरकार, इसमें 73वां 74वां जो संविधान संशोधन दिया गया, जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो त्रिस्तरीय सरकार की भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। सहकारी समितियाँ, अब अगला वर्ड आता है, अगला पॉइंट आता है, सबसे लास्ट पॉइंट आता है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ देख लेते हैं। इसमें सहकारी समिति में जानने के लिए बस इतना है, सहकारी समिति को 2011 के 97वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। यानी सहकारी समितियां हमारे यहाँ की एक विशेषता है, यानी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे आखिरी विशेषता कौन सी है? सहकारी समितियों की विशेषता। 2011 के 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समिति गठित करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया, यानी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। संविधान संशोधन 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के तहत इसको डीपीएसपी में जोड़ दिया गया। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिसे हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। अनुच्छेद 43 के तहत इसको क्या कर दिया गया? राज्य इसको प्रोत्साहित करे। क्या कहा गया? राज्य इसको प्रोत्साहित करे सहकारी समितियां बनाने में। उसके बाद भाग 9 खा के तहत एक नया भाग जोड़ दिया गया, सहकारी समिति। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत। ये सब याद कर लीजिएगा, जोड़ा गया। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? अनुच्छेद 243। ठीक है। ZH से लेकर 243 ZT तक, है ना। ZT याद करिए, चाहे ना याद कीजिए, वैसे नहीं आएगा, लेकिन इतना याद होना चाहिए। 2000 के 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 खा में सहकारी समिति को जोड़ा गया। ठीक है। अब सहकारी समिति का हम थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सहकारी समिति कहते किसको हैं? लोगों का संघ जो अपने पारस्परिक लाभ, ठीक है, लोगों का संघ जो अपने पारस्परिक लाभ जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि हेतु स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं, ऐसे संघ को क्या कहा जाता है? सहकारी समितियां कही जाती हैं। आज के लिए इतना ही।
अब हमारी अगली वीडियो जो होगी वो होगी, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार पर वीडियो तभी आएगी जब आप 10+ सब्सक्राइबर पूरा कर दो। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास जो है 580 मान लेते हैं, 580 सब्सक्राइबर हैं। आज जैसे ये 590 सब्सक्राइबर पहुंचेगा वैसे ही मौलिक अधिकारों पर वीडियो आपका अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।